बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। औरंगज़ेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके साथ। और आज हमारे साथ बहुत ही रंगारंग शख्सियत कॉरपोरेट सेक्टर की जिब्रान साहब बैठे हुए हैं। और आज हम इनसे बिल्कुल इनफॉर्मल अंदाज में बहुत अहम बातें करेंगे। जिब्रान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने का, एक मज़ेदार चाय का और गपशप का। जी बिल्कुल, ये गपशप ही है। इसके आगाज़ में मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपको माशाल्लाह इतना अरसा हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए मुख्तलिफ इदारों के साथ। सो ट्रेनिंग्स, प्रोडक्टिविटी लेवल, ग्रोथ, पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसको जानने के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें इस वक्त जो आपका तजर्बा रहा है। सर बात ये है कि देखिए, जो पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 38 लाख ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं एज पर स्मेडा के एक सर्वे के मुताबिक। और ये सारी की सारी डेफिनेटली पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। अच्छा, हम जब भी एज अ कंसल्टेंट या एज अ ट्रेनर्स जब पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ प्रोफेशनल काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, ज़्यादातर कंसल्टेंट्स या ट्रेनर्स या प्रोफेशनल्स, तो वो मल्टीनेशनल्स को बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि यार उधर जाना है और उधर कंसल्टेंसी देनी है, उधर ट्रेनिंग देनी है या उधर जॉब करनी है। मतलब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार कभी आपने किसी डॉक्टर को ऐसा देखा कि उसके पास सेहतमंद लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? बिल्कुल यार सही। डॉक्टर के पास तो हमेशा वही लोग होंगे जो मरीज हैं। तो जो ज़्यादातर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो बेसिकली वो हैं जिनको एक्चुअली सही कंसल्टेंट्स की, ट्रेनर्स की और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस नॉन सिस्टमैटिक से सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशंस में या एक नॉन फॉर्मल से एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तानी बिजनेसेस या कारोबारी हालात ठीक नहीं है, तो मैं उससे भी कोई जो है वो एग्री इसलिए नहीं करता, क्योंकि जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस में उस वक्त जा रहा हूँ और चीज़ों को देख रहा हूँ, कंपनीज के डिफरेंट फिगर्स को स्टडी कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक और इकोनॉमी जो है वो ठीक डायरेक्शन के अंदर है। बिजनेसेस ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की, इनको फॉर्मल वे में डेवलप किया जाए। ठीक है? ये होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए कंसल्टेंट्स का रोल, ट्रेनर्स का रोल जो है वो बहुत जी, अहम उसमें मैं आपसे बात करता हूँ। अब ये जो आपने अभी प्रिमाइस दिया, अब मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे में ये जो आपने ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स की बात की, तो काइंडली हमें ये बताइए कि क्या स्कोप है ट्रेनर्स का, कंसल्टेंट्स का? और खाली स्कोप ही है या उसके लिए ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स को भी अपने आप को कोई अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा? देखिए, स्कोप ही स्कोप है। पहली बात तो ये स्कोप से मुराद है कि देखिए इतने मरीज़ हैं जिसको मर्ज़ी चाहो तो ठीक सही। करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर यानी कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़ेशंस तो इस वक़्त सिस्टम्स चाह रही हैं। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़ेशंस इस वक़्त स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चाह रही हैं। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर्स चाह रही हैं, एसओपीज़ चाह रही हैं, लोगों की डेवलपमेंट चाह रही हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस वक़्त ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर। वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो फैसलाबाद हो, वो मुल्तान हो, इस वक़्त कौन-सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जहाँ पर इस तरह की चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं, ठीक है? ठीक। ज़रूरत मौजूद है। तो हम ये कहना कि यार ज़रूरत नहीं है, अब ये कि वो चाहते हैं काम लेना बिल्कुल, कंसल्टेंट से क्योंकि और ट्रेनर से। मैं कई दफ़ा लोगों से जब बातचीत होती है, तो ज़्यादातर ट्रेनिंग को एक एक्सपेंस समझा जाता है, एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी समझा जाता है। इस माइंडसेट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये माइंडसेट जो ऑर्गेनाइजेशंस का बना हुआ है ना, वो मेरे नज़दीक गलत नहीं बना हुआ। ठीक है? इसलिए कि जब कोई कंसल्टेंट, कोई ट्रेनर जाकर पाकिस्तानी कंपनीज़ के सेठों से मिलता है या कंपनीज़ के सीईओ से मिलता है, तो उसको कन्विंस ही नहीं कर सकते कि उन्हें कंसल्टेंट और ट्रेनर चाहिए क्यों। ठीक हुँ। है? और दूसरी साइड के ऊपर, और अगर कंपनी ये चाह भी रही हो कि यार मेरे को कंसल्टेंट और ट्रेनर चाहिए है, तो जब वो किसी कंसल्टेंट और ट्रेनर से मिलते हैं ना, तो फिर कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है? क्योंकि जी, ये वो भी एक एस्पेक्ट है। टेक्निकली ही नहीं बता पाते हैं कि वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ठीक। अंदर। और जो टेक्निकल कंट्रीब्यूशन में ना, दो तरह की कंट्रीब्यूशंस हैं। एक ये है कि यार एक कंसल्टेंट, एक ट्रेनर कंपनी के फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने में क्या रोल प्ले करेगा, ठीक। बॉटम लाइन में क्या एंट्री करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या देगा। एंड सेम इन द केस कि अगर जो है वो ट्रेनिंग होगी, तो उस ट्रेनिंग के बाद स्टाफ जो है वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, ये ठीक। दूसरी बात है। और एक तीसरी बात भी है, वो ये है कि कंसल्टिंग और ट्रेनिंग के अलावा वो ये है कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो नीड एग्जेक्टिव कोचिंग।
executive coaches required हैं to coach the CEOs and the top management of the organization, To जहाँ know the importance of to know the all these. importance of the strategic planning, to know the importance of the systems, to know the importance of the leadership development। और ये इस करने के लिए भी आपको एग्जेक्टिव कोच इस तरह का चाहिए है जो कोचिंग की आरओआई पहले समझा सके और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को कोचिंग की तरफ ला सके। ये एक ना और सब एक इकोसिस्टम, ये ठीक। इकोसिस्टम जो है वो एक साइड के बिजनेसेस का, एक तरफ कस्टमर है, एक तरफ सीईओज हैं, एक तरफ कंसल्टेंट ट्रेनर्स हैं, एक तरफ जो है वो एम्प्लॉयज हैं। इनमें से हर एक ने अपना 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 रोल प्ले करना है। जो मैंने अपने जहाँ पे देखा है ना पाकिस्तान के अंदर, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ गैप बिटवीन कंसल्टेंट ट्रेनर्स एंड द सीईओज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू कि सीईओ को नहीं पता कि कंसल्टेंट एंड ट्रेनर ने टेक्निकली आकर करना है। और दुख की बात यह है कि कंसल्टेंट और ट्रेनर्स को भी नहीं पता कि कि उन्होंने डिलीवर उन्होंने क्या करना। जाकर बिजनेस में डिलीवर क्या करना। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है मुख्तलिफ कंपनीज से इंटरेक्शन की वजह से, कि कंपनीज में भी एक सेक्टेरियनिज्म, एक जो है ना ग्रुपिज्म चलता है कि जो कंपनीज बहुत हाई प्रोफाइल हैं वो एक ख़ास तरह का एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, ख़ास तरह की एलीट क्लास यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं। माहौल में भी आपको एक बड़ा इंटरनेशनल और स्टाइलिश कल्चर मिलता है। वहाँ पे प्रॉब्लम मैंने देखी कि वो ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे मीडियोकर किस्म के लोग हैं, मीडियोकर सा एनवायरनमेंट है, वो ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को तो शायद डील कर सकते हैं, लेकिन वो हाई प्रोफाइल ग्रोथ और स्ट्रेटजी प्लानिंग और इस तरह की चीज़ों को नहीं डील कर पाते। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम किसी हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें पाकिस्तान में, और हम वो हाई प्रोफाइल फॉर एग्जांपल उनका एक फिजिकल इन्वायरमेंट देखकर या उस ऑर्गेनाइजेशन में फिरते हुए कुछ एलीट क्लास के बच्चे बच्चियां एज अ प्रोफेशनल्स को देखकर, या वहाँ पर कोई एक ऊ आ आउच करने वाले जो ट्रेनर्स आकर प्यारी और मीठी बातें और मोटिवेशनल टॉक करके चले जाते हैं, उनको देखकर हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हों। ठीक है, तो पहले तो ये है कि हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लें कि ये सही। कोई हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, ये जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका एक प्रोडक्ट अच्छा है, वो बिकी जा रहा है, पैसा आ ही जा रहा है, उस पैसे को वो बिल्डिंग के ऊपर लगाई जा रहे हैं या वो महंगे बच्चे बच्चियाँ रखी जा रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग से या उन महंगे बच्चे बच्चियों से एक्चुअली ना किसी फाइनेंशियल्स का ताल्लुक है, ना बिजनेस के सिस्टम्स का ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक। और दूसरी साइड के ऊपर जिन ऑर्गेनाइजेशंस की आप लो प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, उनमें मैंने कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो देखी हैं जो अरबों रुपए का इस वक्त बिजनेस कर रही हैं, हुँ, और वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। जी। 30-30, 40-40, 50-50 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन है, 100 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हो ये रहा है कि उनको फर्दर ग्रोथ देने के लिए उनके सीईओज़ को, उनके प्रोफेशनल्स को, और वो एक तरह के फैमिली बिजनेसेस हैं, तो उनकी जो यंग जनरेशन आ रही है उनको कंसल्ट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं है जो उनको गाइड करें और उनको हार्डकोर वे के ऊपर लेकर जाए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने नुक्ता उठाया कि वो प्रोफ़ेशनल्स मौजूद नहीं हैं, तो आपके ख़्याल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक ट्रेनर और कंसल्टेंट में हों, तो वो कंपनीज़ के लिए बहुत कुछ कर सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है? आपने बहुत सारी खुद भी इस पे रिसर्च की हुई है, आपकी रिसर्च पब्लिश भी हुई है, इसके अलावा भी आप पढ़ते-लिखते रहते हैं, तो जो स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड ऑफ द कंसल्टेंट है, उस बारे में कुछ बताएँ? सर, पहली चीज़ तो ये कि मैं 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा यहाँ पर। पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर हमें किसी भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन को, या पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़ेशन को, या कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन जिसको हमने डेवलप करना है, और हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलपमेंट को अगर लेकर चलना चाहते हैं, तो कंसल्टेंट्स को सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ना वो 6 पीस के ऊपर खड़ी है। ठीक। ठीक है? उसमें से पहला पी है प्लान, दूसरा पी है पार्ट्स, तीसरा पी है प्रोसेसेस, चौथा पी है प्लेस, पांचवा पी है परफॉर्मेंस, और छठा पी है पीपल। ठीक। ठीक है, प्लान मींस कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लान हो जिसमें उसका मिशन विजन वैल्यूज शामिल, उसका बैलेंस स्कोर कार्ड शामिल। पार्ट्स का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से प्रॉपरली डिफाइंड हो इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनोग्राम्स एंड द ग्रेडिंग स्ट्रक्चर्स।
प्रोसेसेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट की पॉलिसीज और एसओपीज जो है वो पेपर पर हों, क्राफ्टेड हों। प्लेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक जो फिजिकल ऑफिस है और जो प्रोडक्शन लेआउट्स जी। हैं वो सारे के सारे कनेक्ट कर रहे हो दो चीज़ों के साथ। जो ऑफिसेज हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोग्राम की पोजीशंस के साथ कि कितनी ऑर्गेनोग्राम में पोजीशंस हैं, ठीक। और उसके साथ कनेक्ट करके आप प्लेस में ऑफिसेज किस तरह से डिज़ाइन करें। ठीक। और फिर प्लेस जो है वो कनेक्टेड है प्रोसेसेस के साथ कि एसओपीस का जो फ्लो है उसी फ्लो के साथ कनेक्ट करते हुए ऑफिस डिजाइन हो, उसी तरह के साथ कनेक्ट करते हुए लेआउट्स डिजाइन हो मिल साइड के या फैक्ट्री साइड के। ठीक। जब ये चीज़ें डिज़ाइन होती हैं तो पांचवा पी है परफॉर्मेंस, कि फिर लोगों की जेडीज जो प्रोसेसेस से निकलनी है और जो केपीआईज बैलेंस स्कोर कार्ड से या जो प्लान से निकलने हैं वो पेपर के ऊपर हो, वो डेवलप हो। और फिर द सिक्स्थ पी इज द पीपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो एसओपीज के ऊपर भी ट्रेंड हो, अपनी जेडीज के ऊपर भी ट्रेंड हो, एंड ऑन दी अदर हैंड वो लीडरशिप के भी डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेंड हो। बिल्कुल। पर्सनल लीडरशिप पे ट्रेंड हो कि उन्होंने खुद को कैसे लीड करना है, पीपल लीडरशिप पे ट्रेंड हो कि उन्होंने लोगों को कैसे लीड करना है, प्रोसेस लीडरशिप के ऊपर ट्रेंड हो कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को कैसे लेकर चलना है। और फिर एक चौथा एक लेवल है लीडरशिप का, पेंडेमिक लीडरशिप, कि यार क्राइसिस में या प्रॉब्लम्स के अंदर चीज़ों को कैसे लीड करना है, इसके ऊपर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जाएं। तो ये जो 6 पीस को जब हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं तो उनमें से पहले 5 पीस आ जाते हैं कंसल्टेंट के जुमरे में, और आखिरी पीपल का पी आ जाता है ट्रेनर के जुमरे में। बिल्कुल और ठीक। अगर आप ये देखें कि ऊपर के 5 पी, प्लान, पार्ट्स, प्रोसेसेस, प्लेस एंड परफॉर्मेंस, वो तो डिजाइंड है नहीं, और हम पीपल को पूरे ट्रेन करते जाएं तो किस बिल्कुल। चीज पे ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहले 5 पीस कंसल्टेंट काम करें और फिर आखिरी पी के ऊपर अगर ट्रेनर ट्रेनर्स। काम करे। इस फ्रेमवर्क के साथ अगर मूव किया जाए तो हम पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बेहतरीन अंदाज से सर्व कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको 6 पीस का कॉन्सेप्ट दिया है, ये मेरा एक पूरा एक फ्रेमवर्क है आर्किटेक्चरल लीडरशिप कंसल्टिंग के नाम से, जो Great. कि इंटरनेशनल जर्नल में आज से 1.5 साल पहले पब्लिश भी हुआ है। ये मैंने Wonderful. अपनी 17-18 साल के कंसल्टिंग और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर इस पेपर को जो है वो लिखा है, That's और अब मैं अपनी सारी कंसल्टिंग भी इसी मॉडल के ऊपर कर रहा होता हूँ। तो wonderful. ये एक ओपन फॉरम है, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो कंसल्टेंट और ट्रेनर्स के लिए ये फ्रेमवर्क है, ये इंटरनेट पे भी पड़ा हुआ है, इसको यूज़ करें और इस तरीके से अपने क्लाइंट्स को जो है वो सर्व करें। दैट्स ग्रेट। अच्छा, बिफोर कि हम कंक्लूडिंग क्वेश्चंस की तरफ मैं जाऊं, मैं जानना चाह रहा हूं कि एक और मेरी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूंगा कि लो प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ की ना होना, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एक चीज़ जो मैंने बहुत ग्लेयरिंग ऑब्जर्व की है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लेबर टिल द सीनियर मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम गॉसिपिंग में और डिस्ट्रैक्टिंग नेगेटिव एक्टिविटीज़ में कंपनीज में गुजरता है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से लोग अपने काम को डिज़ाइन करें कि उनका कम से कम टाइम जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ और गॉसिपिंग में गुजरे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बहुत डैमेज होती है? सर इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब 6 पीस की बात जी। की तो उसमें से लास्ट पी था पीपल, ठीक। कि पीपल डेवलपमेंट पे काम करें। और पीपल डेवलपमेंट में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी हम लोगों को ट्रेन करें तो सबसे पहले पर्सनल लीडरशिप के ऊपर ट्रेन करें। पर्सनल लीडरशिप का मतलब ये होता है कि यार सबसे पहले खुद को तो लीड करना सीखो। ठीक है, खुद को लीड करने का मतलब ये है कि अगर जब तक एक बंदे का अपना कोई मिशन, कोई विजन, कोई उसका गोल नहीं होगा तो वो फिर वक्त ही बर्बाद करेगा। सही। ठीक है, तो पर्सनल लीडरशिप है ये कि सेट योर गोल्स फर्स्ट एंड देन अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ और टास्क्स को उन गोल्स को अचीव करने के लिए लगा दो। ठीक। तो जब अब और इसको अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जिस वक्त स्टाफ के डिफाइंड केपीआईज हों और उन केपीआईज को मीट करने के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया हो ऑर्गेनाइजेशन में जेडीज और प्रोसेसेस की सूरत में, तो फिर स्टाफ ऑटोमेटिकली जब उन केपीआईज को मीट करने के लिए निकलेगा ना तो उसके पास वेस्ट करने के लिए और गॉसिप्स करने के लिए टाइम बिल्कुल ही सही। कोई नहीं होगा। ठीक है, तो कि आपने और हम जब वर्ड टाइम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि वक्त पे कहीं पर पहुंच जाना, ये टाइम मैनेजमेंट है। मैं इसको कभी टाइम मैनेजमेंट, जी सही। ये डिसिप्लिन है, ये उसका एक हिस्सा है। टाइम मैनेजमेंट का असल मतलब ये है कि कोई गोल, कोई केपीआई हो
और उसको मीट करने के लिए एक बंदे ने अपनी एक्टिविटीज़ को पूरे टाइमलाइन वक्त बनाई हो। और टाइमलाइन बनाई हो, सही। और उसके दिन का जो पूरे 8-10 घंटे हैं, उसमें उसने 1 घंटे में क्या करना है, 2 घंटों में क्या करना है, 3 घंटों में क्या करना है, वो सारे कुछ लिखा हुआ हो, वो करता जा रहा है और उसके टारगेट्स मीट होते जा रहे हैं। दिस होल कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट। दैट्स ग्रेट। तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनल लीडरशिप, केपीआईज़, गोल्स और उसके साथ कनेक्टेड एक्टिविटीज़ को जोड़ना, अगर हम ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में दे देते हैं, तो ये सारे गॉसिप्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ये सब खत्म। दैट्स वंडरफुल। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे कंक्लूडिंग हम उसकी तरफ जा रहे हैं, पॉइंट्स की तरफ। तो एक पॉइंट तो ये आता है कि इस सारी डिस्कशन के बाद पता ये चलता है कि कंपनीज को भी, इंसानों को भी अज़ल से ट्रेनिंग की ज़रूरत रही है, तरबियत की, और रहेगी। लेकिन बहुत सारे शोबे हो सकते हैं, बट अगर आपको मैं कहूँ कि आप प्रायोरिटाइज करें, तो इस वक्त पाकिस्तान में कंपनीज को किन 2-4 चीज़ों की या शोबों की ज़रूरत है कि इसमें ट्रेनिंग्स कंपनीज को लाजमी करानी चाहिए? क्योंकि वॉरेन बेनेस एक कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट है यूएसए। उससे किसी उनसे पूछा किसी ने कि यार ऑर्गेनाइजेशंस जो है, वो कोई एक फैक्टर बताओ जिस पर वो ग्रो कर जाए। बहुत से फैक्टर्स होंगे लेकिन जी। कोई एक फैक्टर। एक मिनट। तो यदि यार वैसे तो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट में बताऊं, देयर आर द मल्टीपल फैक्टर्स, बट अगर कोई एक बताऊं ना, तो वो है लीडरशिप। ठीक है, तो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अगर हर लेवल पर आप लीडर्स प्रोड्यूस कर दें, ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन वंडरफुल। जाती है। ठीक है, और अगला काम और आसान है। आसान हो जाता है। और लीडरशिप का मतलब जो है वो है ही ये पर्सनल लीडरशिप, पीपल लीडरशिप, प्रोसेस लीडरशिप एंड डायनामिक लीडरशिप। आप ये 4 लेवल्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर लोगों को ट्रेन करें, तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस में रिजल्ट्स आएंगे। वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन, आज की बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन था कि अभी हम एक कंक्लूडिंग डिसीजन पे या एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि कंपनीज को भी देखना है कि वो किस तरीके से, किस कंसल्टेंट से क्या हासिल करना चाहिए, उन्हें क्या कर सकती हैं, और कंसल्टेंट्स को भी क्लियर होना चाहिए कि वो क्या डिलीवर करने वाले हैं। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उनकी वन ऑन वन मुलाकात ना हो। इससे पहले कि कोई तरीका आप सजेस्ट करना चाहें कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को, एचआर डायरेक्टर्स को, हाउ टू फाइंड आउट ए कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर, फिर बैठ के बातचीत करना, अगले मराहल तय करना तो बात की बात है ना। पहले तो यही है। रेफरल आपने एक अच्छा तरीका बताया कि जब आप कहीं पे काम करते हैं तो वहीं से आपके रेफरेंस जनरेट होते हैं। लेकिन लेट्स सी, इसके अलावा अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें ताकि कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स या एचआर डायरेक्टर्स जो ये इंटरव्यू देखेंगे, उनको कोई लीड मिल सके। तो 2-3 बातें पहले तो मैं कहना चाहूँगा, तो ये है कि देखिए, मैं या अभी सबसे पहले मैं मुखातिब हूँ कंपनीज के सीईओ से। ओके। वो ये कि यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर कोई बंदा बहुत अच्छा बोल लेता है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेहतरीन कंसल्टेंट या कोई बेहतरीन ट्रेनर इस पे है। आप अगर मुझे इजाज़त दें, मेरा एक कोट बहुत अप्रिशिएट हुआ कि अगर सिर्फ बोलने पे होता तो कौवा सबसे बड़ा ट्रेनर होता। तो अब तो हमें, अगर हमने कौवों को ही ऐड करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर बेड़ा गर्क होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप 2-3 जो मेथड्स हैं कंसल्टेंट्स और ट्रेनर्स को लेने के लिए, उसमें से सबसे पहला जो मैटर है वो ये है कि आप, ये मेथड ये है कि सबसे पहले खुद अपने साथ बैठें और देखें आपको चाहिए कौन है वंडरफुल। ना। अगर आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, और आपके कोई प्रोसेस इश्यूज हैं, और आपको कोई यूट्यूब पर या फेसबुक के ऊपर कोई बहुत आला मोटिवेशनल स्पीकर मिल गया है, तो इसका मतलब है कि आपने तो अपनी नीड के अगेंस्ट खड़े होकर कोई और चीज़ खरीद ली है ना, किसी वेरी और को राइट, बुला। वेरी राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी नीड, अपना ट्रिगर खुद आइडेंटिफाई करें कि आपको चाहिए, चाहिए। नंबर 1। नंबर सेकंड इज दिस कि आज के दौर में अब इंटरनेट इतना कॉमन हो गया हुआ है, गूगल जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है कि जो कोई कंसल्टिंग कंपनीज हैं या जो बेहतरीन ट्रेनर हैं, उनकी एक गूगल पे एक अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ हुई होती है। अगर आप वहाँ पर पुट अप करें, तो आपको वहाँ से एक पूरी लिस्ट मिल जाती है कंसल्टिंग कंपनीज की भी और ट्रेनिंग कंपनीज की। बिल्कुल ठीक। आप उनको रैंडमली कॉल करें, उनको बुलाएं, उनसे उनके इंटरव्यूज़ करें, उनको अपना इशू बताएं। आपको लगता है कि हाँ, ये आपके लिए सेंसिबली काम कर सकते हैं, इंडक्ट देम। नहीं कर सकते हैं, अदर वन। नंबर थर्ड थिंग इज दिस कि ये मेरी अगेन सीईओ को मैं एक और चीज़ की तरफ लाना चाह रहा हूँ। एक इदारा है ईओ के नाम से, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन।
तो यूएस का दायरा, उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, वो पाकिस्तान में भी उसका चैप्टर है, तो वहाँ पर डिफरेंट सीईओज इकट्ठे वहाँ पर बैठते हैं, डिफरेंट गपशप करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस भी आपस में डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा कंसल्टेंट और कौन सा ट्रेनर जो है वो अच्छा है जिसको वो हायर कर सकते हैं। तो ठीक। इस तरह के जो सीईओस फॉरम्स हैं, उन फॉरम्स को जो है वो ज्वाइन करें, वहाँ पर एक अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी करें, और वहाँ से भी आपको कंसल्टेंट्स के और ट्रेनर्स की अच्छी लीड मिल सकती है, और उन लोगों की लीड मिल सकती है जिन्होंने उनसे काम करवाया हुआ है, ठीक है जी, ना? सही। यानी आपको कोई ऐसा सीईओ मिलेगा जिसने वाकई किसी कंसल्टेंट और ट्रेनर से काम कराया और जिसने वाकई की बॉटम लाइन में कोई इम्पैक्ट डाला है, तो वही आपको वो भी रेफर कर देगा। सही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंसल्टेंट्स के साथ और ट्रेनर्स तक जो है वो पहुंच सकते हैं। बस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि ऐसे ही बगैर अपनी नीड को आइडेंटिफाई किए हुए, चाहिए आपको कंसल्टेंट है बुला आप ट्रेनर लेते हैं, या चाहिए आपको ट्रेनर है बुला आप कंसल्टेंट लेते हैं, या आपको ये दोनों ही नहीं चाहिए और आप बुला जो है वो आपको चाहिए कोच है और आप फिर बुलाया आपने फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को हुआ है, तो फिर आप कहीं पर फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ को कंक्लूड कर दूँ सर आपकी इजाज़त से, कि हम कई कई दफ़ा ये सेल्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या कोई वैसे कोई लर्निंग डे कंपनी ने मनाना होता है, तो वो बजाय इसके कि वो एक ट्रेनर को या एक ऐसे स्पीकर को जो वाकई को एक प्रोसेस नॉलेज जो है वो आपके स्टाफ को साल में एक दफ़ा कन्वे कर सके उनकी फील्ड से रिलेटेड, उनके लिए होता ही है कि यार कोई ट्रेनर बुला लें जो कोई एक वन मैन शो करे और आकर डुगडुगी बजाए, सही। हँसाए, अंग्रेज़ी सुनाए, उर्दू सुनाए, कहानियाँ सुनाए, और वो हू हू हा हा करके जो है वो पूरे दिन में चला जाए। ठीक है? और वो ऐसे किसी बंदे को कह देते हैं कि जी ये ट्रेनर है या ये मोटिवेशनल स्पीकर है, इसको बुला लो। ये कंपनीज़ की गलत डायरेक्शन है जो उन्होंने पकड़ी हुई है। ठीक है? और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे होते हैं कंपनीज़ को, कंपनीज़ के सीईओज़ को, वो कंपनीज़ के एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो जो कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट्स जो कंपनीज़ को मिसगाइड करते हैं इस तरह के हू-हू-हा वाले लोगों को बुलाकर, वेरी ओपन बात करूँ मैं, कि उन्होंने पीछे से डिफरेंट ट्रेनर से किकबैक्स पकड़ी होती है कि भाई तू आएगा तो वो जो है ना 3 लाख तेरा, तो उस 3 लाख रुपए में से ना फिर तुम्हें लाख रुपए मुझे वापस करने हैं। दिस इज़ बेसिकली अगेन अ थर्ड क्लास माफिया ऑफ द पाकिस्तान। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें। मेरी जो कंसल्टेंट्स और ट्रेनर्स हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के, कि अपने नाम के साथ कंसल्टेंट लगा लेना और ट्रेनर लगा लेने से आप कंसल्टेंट और ट्रेनर नहीं बनते। आपको भी अपनी फील्ड में पहले इन डेप्थ उतरना है, समझना है उसको, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दिस कि इस काबिल भी बनना है कि आप खुद एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ ट्रेनर कोई नए फ्रेमवर्क्स दे सकें। रादर देन दिस कि सिर्फ जाकर मैकिन्से के और मर्सर के फ्रेमवर्क्स पकड़ के आगे आप अपने क्लाइंट्स को दें। अपने मुल्क की नीड के हिसाब से अपने कंसल्टिंग और ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन करें। तो जब आप अपनी फील्ड में इन डेप्थ टेक्निकली उतरेंगे, तभी आप अपने क्लाइंट्स की बॉटम लाइन पर अपना इम्पैक्ट डाल सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ बातें करने से एक कंसल्टेंट और एक ट्रेनर की एज से 2 से 3 साल होती है, फिर वो गायब हो जाता है और वो फिर किसी जगह पर नौकरी ढूँढता है। दैट्स द पंच लाइन। और इसमें समझने की बात ये है कि किसी भी फील्ड के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसमें मुख्तलिफ जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो अपनाने चाहिए, और सारे के सारे जो प्लग्स हैं वो हर स्विच में फिट नहीं हो सकते। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा जैसा कि मुझे भी, मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, आपने भी बताया कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉर द कॉम्पिटेंट पीपल कंपनीज को भी रियलाइज़ करना चाहिए अपनी जगह पे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, अपना इमेज इम्प्रूव करना है, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में या हे वाइल किस्म के तरीकों से कुछ नहीं होने वाला। ना कंपनीज की हेल्थ बेहतर होगी, ना मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। और इन बहुत ही सादा बातों के साथ, क्योंकि एक और हमें बहुत बड़ा इशू है, कॉम्प्लेक्स है ट्रेनर्स में भी, टीचर्स में भी, और हर जगह सोसाइटी में, कि हम अननेसेसरली चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग्स एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। तो मार्केट भी बहुत है, अर्निंग भी बहुत है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच जिब्रान सर। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और अच्छे मौजू पे आपसे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।